नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो इंडिया 360। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत सत्र में 31 बिल लाएगी सरकार। सरकार मणिपुर पर चर्चा को भी तैयार। विपक्ष का नाम इंडिया रखने पर 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत। दिल्ली के 12 खंबा पुलिस थाने में शिकायत। शिकायतकर्ता का आरोप, इंडिया नाम रखना कानून का उल्लंघन। विपक्षी गठबंधन से नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार की सफाई। बोले, बात का बनाया गया बतंगड़। बेंगलुरु बैठक में मानी गई सारी बात। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। डिप्टी स्पीकर की तरफ फेंके कागज। बीजेपी के 10 सदस्य किए गए सस्पेंड। जालसाजों ने डीप फेक को बनाया ठगी का नया हथियार। एआई के जरिए वीडियो कॉल से कर रहे हैं ठगी। आज की कवर स्टोरी में करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। एक्सपर्ट से जानेंगे इन ठगों से बचने के तरीके। लगातार 5वें दिन बाजार तेजी के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 300 तो निफ्टी करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ हुए क्लोज। और एशिया कप के आधिकारिक शेड्यूल का होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 30 अगस्त से टूर्नामेंट का आगाज। 2 सितंबर को भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका में होंगे आमने सामने। आधे हिंदुस्तान को बारिश ने भिगो दिया है। मुंबई और गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में लोगों का बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुदरत की कहर, आफत भारी से। तो मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए तटीय कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो तटीय इलाकों में रहने वालों की टेंशन बढ़ा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 3 दिन तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, सूरत और गिर सोमनाथ के साथ साथ कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूरे देश में कमोबेश यही हालात हैं। जहां जहां बारिश आफत बनकर टूट रही है, वहां वहां स्थानीय रहवासियों का जीना मुहाल हो गया है। इधर मुंबई और ठाणे में भारी बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। यहां आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जबकि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की सेवाएं भी लड़खड़ा गईं। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई डिवीजन की अंबरनाथ बदलापुर सेक्शन में जल जमाव हो गया और इसके चलते मध्य रेलवे की लोकल सेवाएं कई घंटों तक प्रभावित रही। रेलवे ने एक बयान जारी करके बताया कि भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पे पानी भर गया। रेलवे ट्रैक जो है वो पानी में डूब गए और इसीलिए अंबरनाथ बदलापुर सेक्शन पर अप और डाउन दोनों लाइन कुछ घंटों के लिए बंद करनी पड़ी। हालांकि मुंबई के सीएसएमटी से अंबरनाथ के बीच, बदलापुर से करजत के बीच ट्रेनें प्रभावित नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद सीएसएमटी स्टेशन पर काफी भीड़ देखी गई और जगह जगह लोग परेशान होते हुए नजर आए। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ से जनजीवन ही नहीं प्रभावित हुआ है, बल्कि भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है।
पहाड़ पर बारिश से नया डेंजर। मैदान में बारिश, मची तबाही। मां वैष्णो के धाम में पानी का रौद्र रूप। खतरा अभी टला नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये वो 4 राज्य हैं जहां से बारिश बाढ़ की ताजा लेकिन डराने वाली तस्वीरें आई हैं। दक्षिण गुजरात इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के राजकोट से आई बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें बारिश के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। राजकोट जिले के धोराजी इलाके में बारिश ने ऐसी बर्बादी मचाई कि सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में समा गईं। राजकोट के कई इलाकों का यही हाल था। हर कोई बारिश के बाद जल भराव से त्रस्त दिखा। राजकोट में महज कुछ घंटों के भीतर करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतनी बारिश आमतौर पर 1 महीने में होती है, लेकिन राजकोट में 1 दिन में ही हो गई। राजकोट के साथ गुजरात के कई जिलों में ऐसे ही हालात हैं। के गिर सोमनाथ जिले में बाढ़ का कहर देखे ही बन रहा है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गिर सोमनाथ जिले के मुख्य मथक वेरावल शहर की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कैसे टेम्पो ट्रैवलर्स तक आधे पानी में डूब चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मानसून और बारिश ने लोगों के जनजीवन को असरग्रस्त किया है। बारिश और बाढ़ की जो तस्वीरें आपने देखी, उसकी वजह से देश को हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। यानी इससे अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कुदरत को नहीं रोका जा सकता, लेकिन इंश्योरेंस से हानि की भरपाई जरूर हो सकती है। पर हमारे देश में करीब 92% लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की क्षति से बचने के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाते। पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं में दुनिया भर में लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि इसके आधे से भी कम पैसों का इंश्योरेंस हुआ था। गुजरात के साथ महाराष्ट्र का भी बुरा हाल हुआ। बारिश के चलते रायगढ़ जिले के वानखल पुलिस स्टेशन में बारिश का पानी भर गया। बारिश का प्रकोप देखते हुए रायगढ़ में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए ऑरेंज तो कुछ के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसका असर मुंबई तक दिखा। यहां बारिश के बीच समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। बारिश से मुंबई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। 3 किलोमीटर लंबे इस जाम ने मुंबई वालों को खासा परेशान किया। उधर कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्तों का सामना भारी बारिश से हुआ। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी से पानी रौद्र रूप में आता हुआ दिखा। जोरदार बारिश से तवी नदी में उफान आ गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल को एक बार फिर मानसून डरा रहा है। चंबा में बादल फट गया, पहाड़ से पानी और मलबा एक साथ आया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी बाढ़ से कई इलाकों के लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। पहाड़ों के साथ मैदानी राज्यों तक बारिश का खतरा अभी टला नहीं। अगले 2 दिन महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश पर भारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे दुनिया को बेहतर बनाने का एक नया जरिया मान रहे हैं, तो कई लोग इसे इंसानों के लिए खतरा तक बता चुके हैं। हाल ही में एआई के जरिए हुई ठगी की चर्चा इन दिनों एक बार फिर से जोरों पर है, जिसे डीप फेक का नाम दिया गया। हालांकि डीप फेक का कॉन्सेप्ट अब नया नहीं है, काफी दिनों से प्रचलित है। दुनिया भर की सरकारें इससे निपटने का काम कर रही हैं, लेकिन डीप फेक के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आई केरल की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। डीप फेक का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति से 40,000 रुपए की ठगी की गई। इससे पहले चीन में एक व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी हो गई थी। अब आप कहेंगे ठीक है, 40,000 रुपए की ठगी कोई बड़ी ठगी नहीं है, लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी जो अपनाई गई है उससे आप डर जरूर जाएंगे। आज 40,000 है, कल ये बड़ी ठगी भी हो सकती है।
और सिर्फ किसी की संपत्ति का ही नुकसान नहीं, किसी के पैसे का ही नुकसान नहीं, कल के दिन इससे किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए डीप फेक एक बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। ठगी के ऐसे कई मामले हैं जिसमें एआई के जरिए जिनको अंजाम दिया जाता है, लेकिन पहले जरा ये डीप फेक वाला मामला समझिए। देखिए, केरल में ये ठगी हुई, और हुई कैसे जरा ये समझिए। राधा कृष्णन नाम के एक व्यक्ति को एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उनके कोई परिचित व्यक्ति का चेहरा उन्हें नजर आया जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि उसके रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में है और उसे तुरंत 40,000 रुपए की आवश्यकता है, इसीलिए वो तुरंत गूगल पे करके उनकी मदद कर दें। राधा कृष्णन को जब चेहरा जाना पहचाना लगा, राधा कृष्णन को जब यह एहसास हुआ कि ये किसी मित्र का वीडियो कॉल आ रहा है जिसमें कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए राधा कृष्णन ने भी मानवता दिखाते हुए तुरंत बताए गए नंबर पर 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलने के बाद उस व्यक्ति ने दोबारा कॉल किया और एक बार फिर से 30,000 रुपए और भेजने की डिमांड की। राधा कृष्णन ने जब उस परिचित को फोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई पैसे नहीं मांगे। अब तक वो वीडियो कॉल में बात कर रहा था, लेकिन अब जब नॉर्मल कॉल राधा कृष्णन करते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने तो आपको कोई वीडियो कॉल नहीं किया और ना ही मेरे को कोई इस तरह की परेशानी है, ना ही कोई मेरा रिश्तेदार हॉस्पिटल में है और ना ही मुझे पैसे की आवश्यकता है। इसके तुरंत बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और तब पता चला कि राधा कृष्णन डीप फेक के शिकार हो चुके हैं। यह भारत की कहानी है। भारत में इससे जुड़ी हुई दूसरी कहानियां भी हैं, लेकिन एक बड़ा मामला जो चाइना में उजागर हुआ, जिसको काफी जो है मीडिया में स्पेस भी मिला, वो स्कैमर ने मदद के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए और स्कैमर ने फेस को बदलने के लिए एआई और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया। फेस स्वैपिंग इसे कहा जाता है। इस तकनीक में आप हूबहू दूसरा चेहरा बना लेते हैं और सामने वाले को लगता है कि जिसको वीडियो कॉल की गई है वो उसका कोई परिचित ही है। अब ये भी समझ लीजिए कि डीप फेक दरअसल होता क्या। देखिए, डीप फेक तकनीक में कंप्यूटर के बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियोस होते हैं। फोटो के जरिए वो तैयार किया जा सकता है, यानी एआई के जरिए किसी भी व्यक्ति की तस्वीर के जरिए उसका जैसा चाहे वैसा वीडियो बनाया जा सकता है। यही डीप फेक है। डीप फेक यानी कि ऐसा फेक कंटेंट जो बहुत डीप है, जिसमें फर्क करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। सामान्य रूप से फेक चीजों को समझने के लिए लोगों की अब समझदारी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं तो फेक चीजों के बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन डीप फेक एक ऐसी चीज है जिसमें ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो अपराधी हैं, ये जो ठग हैं, ये आपसे 4 कदम आगे होते हैं और इसीलिए फेस स्वैपिंग के जरिए किसी दूसरे का चेहरा अपने चेहरे में लगाकर ये लोग आपसे ठगी का शिकार कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आप कैसे इस ठगी से बच सकते हैं, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। हमारे पास कुछ देर में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि असली और नकली की पहचान करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है और इस तरह के अपराधियों से आप बच सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल करे, पैसे की डिमांड करता है, तो उसके नंबर पर कॉल करें। अगर वो वॉइस कॉल कर रहा है तो वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल कर रहा है तो नॉर्मल कॉल करें। तो यानी कि क्रॉस चेक आपको हर हालत में करना है ताकि उसी व्यक्ति ने आपको कॉल किया है यह आप सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जब भी आपको कोई वीडियो कॉल करे तो उसके वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि डीप फेक वीडियो या फोटो में स्किन और शरीर के कुछ हिस्सों में खराबी नजर आती है। आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से सही वीडियो नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंखों के चारों ओर छाया दिखती है, असामान्य ब्लिंकिंग पैटर्न नजर आता है, चश्मों पर ज्यादा रोशनी आपको दिखाई देगी अगर चश्मे वाला कोई व्यक्ति है, चेहरे की तुलना में होठों का जो नेचुरल रंग है वो अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से रंग, पैटर्न, ब्लिंकिंग, इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं। चेहरे का कोई हिस्सा बाल से मेल नहीं खा रहा होगा या स्किन टोन एक दूसरे की नहीं होगी, ये कुछ बातें हैं जिससे आप डीप फेक की पहचान कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जालसाज आपके सामने एक सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी बनाते हैं।
जालसाज आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि आप इन सब चीजों पे गौर नहीं करते हैं, आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि अभी नहीं हुआ तो जान पर भारी पड़ जाएगा, अभी नहीं हुआ तो वो आफत में आ जाएंगे। तो इस तरह से वो आपको एक सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी में दिखाते हैं। तो इसलिए आपको सोच समझकर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा और आपकी हेल्प करेंगे, हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दीपिका सिंह है इस वक्त हमारे साथ, जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही से कुछ दिनों पहले बातचीत हो भी रही थी और पूरी दुनिया में डीप फेक से लड़ने के लिए सरकारें अपने स्तर पर कमर कस रही हैं, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि भारत में भी ये डीप फेक के मामले बड़े आ रहे हैं। ऑफलाइन डीप फेक के मामले हमने सुने थे, उनसे निपटना कैसे, इस पर बातचीत भी हुई थी आपसे, लेकिन वीडियो कॉल में यानी कि ऑनलाइन डीप फेक, ये आपके लिए क्या कुछ नया है और क्या इससे सीख मिलती है? जब हम फेक मैसेजेस या फेक कॉन्वर्जेशंस की एक एवोल्यूशन थ्योरी पे जाते हैं, पहले हमने देखा कई वर्षों तक फेक वेबसाइट्स, फेक एसएमएस, फेक चैट्स, उसके बाद आए फेक स्क्रीनशॉट्स, उसके बाद आए फेक ऑडियो, एक MP3 को हम या ऑडियो को रीवायर करके, रीटच करके एक उसका भेजे, उसके बाद आया एक लाइव ऑडियो फेक, जो कि आप जैसे ही कॉल करते हैं वहां से एक ऐसे व्यक्ति जिनको हम जानते हैं उनका आया। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन था ही कि वीडियो फेक में आए। पहला था कि कोई भी स्टैंड अलोन वीडियो को, स्टैटिक वीडियो को एडिट करके उसे रीपर्पस और शेयर किया जाए, जैसे कि हम देख चुके हैं कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के। और अभी जो आया है दैट इज लाइव वीडियो, जो कि एक डिवाइस पे वो पर्सन का वीडियो प्लेस करना और दूसरी डिवाइस से उनको वीडियो कॉल करना, ताकि जिनको वीडियो कॉल किया गया है वो देखे दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम। क्योंकि अब तक जितनी भी हमने जागरूकता फैलाई थी वो थी सिर्फ कि ऑडियो फेक किया जा सकता है। वीडियो तो एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विस है, जितने भी हम एप्स यूज कर रहे हैं। और जितने ये AI एल्गोरिथम्स रिफाइन होते जा रहे हैं, AI जो हम लोगों ने लास्ट कई एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था कि AI एक नवजात शिशु की तरह था, जिसको अभी ट्रेन कर करके जितने भी AI ट्रेनिंग मॉडल्स आए हैं उससे जितना भी ज्यादा डेटा मिला है वो उतना ही इंटेलिजेंट हुआ है, खुद से भी सीखा है। कभी हमने देखा धमकियां देने लगा है, पर अभी वो देख रहे हैं वो खुद के शब्द बनाने में भी सक्षम हो गया है। इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि इस जो घटना घटी इसमें उन्होंने एक वॉइस सैंपल चढ़ा दिया था ऑफ द ओरिजिनल पर्सन। उस वॉइस सैंपल के थ्रू कुछ शब्द डाले, जिसको इससे हमने ट्रेन किया। एक दो बार ट्रेनिंग के बाद वो फेस स्वैपिंग की टेक्निक यूज करके फेस सुपर इम्पोज किया गया, देखा गया कि ये कैसे चल रहा है और उस वीडियो कॉल को अंजाम किया गया। तो यहाँ ना ही सिर्फ ऑडियो पर वीडियो और फेशियल रिकग्निशन मूवमेंट्स प्लस एक्सेंट। अभी जब हम बोल रहे हैं मेरी यहाँ पे एक इंडियन एक्सेंट आ रही है, अगर मैं किसी और कंट्री की होती वहां की एक्सेंट आती। तो अभी वो फिल्टर्स भी आ चुके हैं हमारे AI सॉफ्टवेयर्स के लिए, जो कि यूज के लिए बनाया गया है, पर जालसाज इसे मिसयूज के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्या दीपिका ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नंबर भी उसी व्यक्ति का आ रहा हो, वीडियो कॉल भी उसी की तरह आ रही हो, यानी कि क्या नंबर भी डीप फेक हो सकता है या नंबर कहीं और से आएगा? ये बुनियादी चीज हमें ध्यान में रखनी है। जी, नंबर स्पूफ हो सकता है। स्पूफिंग ऑफ नंबर्स वो हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं, पर यहाँ पे अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां कोई एक नंबर से हमें फोन आ रहा हो जो उस व्यक्ति ने ना किया हो। नंबर स्पूफिंग जरूर पॉसिबल है, जो कि वो बोल सकते हैं कि हमने आपको अपने वो पॉसिबल है, लेकिन वो वहां तक अभी जालसाज पहुंचे नहीं है, तो गए नहीं है। दे आर नॉट एबल टू लिंक बोथ ऑफ इट। एब्सोल्युटली। यानी कि जिस व्यक्ति का आपको कॉल आ रहा है, अगर वो उसके ओरिजिनल नंबर से नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको यही सतर्क होना है। हमने पिछली बार भी आपको बताया था किस तरह से आजकल वीडियो कॉल्स आपको आ रहे हैं। हो सकता है इस तरह की डीप फेक के लिए आपको आ रहे हैं, हो सकता है आपसे वो किसी तरह की अनर्गल उगाही करें, आपको धमकियां दें, आपको ब्लैकमेल करें। तो बहुत सोच समझकर सतर्क रहकर आपको करना है। लेकिन ये देखिए, जैसा आपने बोला कि इवॉल्विंग स्टेज में और आगे भी इवोल्यूशन इसमें होते रहेंगे, और हम तो कहते आए हैं कि भैया हम डाल हैं तो ठग और जालसाज पात हैं, वो हमेशा हमसे 4 कदम आगे ही रहते हैं। लेकिन तैयारी हमें रखनी है, इंडिविजुअल लेवल पे ही रखनी है दीपिका तैयारी,
या कुछ सरकारें एजेंसीज भी कुछ कर सकती हैं? इंडिविजुअल लेवल पे तो जरूर रखनी है, पर एजेंसीज को जितने हमारे ये घटनाएं घट रही हैं, इनका एक पैटर्न रिकग्निशन जरूर करना चाहिए। एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगी यूनाइटेड स्टेट्स का। वहां पे एआई की मदद से यूएस एजेंसीज ने ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ लिया, क्योंकि वहां पे जितने भी पैटर्न्स हो रहे थे वो उन्होंने एनालाइज किए, और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग जिसका हमने पहले डिस्कशन किया है कि इस क्राइम के और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या क्या क्राइम्स हो सकते हैं, उस चीज का इस्तेमाल करके एजेंसीज ने जालसाजों को पकड़ा। तो जालसाजों की जो तकनीक होती है वो 1-2 साल तक चलती रहती है, जब तक वो अपना एक टारगेट अचीव ना कर ले या जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक ना हो। जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं, जालसाज वही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और सोशल मीडिया एप्स को भी, बिकॉज सोशल मीडिया एप्स, इंटरमीडिएट एप्स जो भी हम वीडियो कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वहां से कुछ अननेचुरल एक्टिविटी होते हुए दिख रही है कि एक नंबर से दिन में 500 कॉल जा रहे हैं, 600 कॉल जा रहे हैं, स्पैम कॉल जा रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, तो वहां पे उन्हें भी एक टेक डाउन, एक नोटिस करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने हमारा डेटा लिया है, हमारा जिम्मा लिया है हमें ये सर्विस देने का, हमारी सिक्योरिटी का भी जिम्मा उनके पास होना चाहिए। दूसरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये खुद भी एक यहाँ पे दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनके भी डीप फेक्स बनकर आ रहे हैं, जहां से उनसे एक वर्ड बुलवा दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट बुलवा दिया जाएगा जो कि बहुत ही सिमिलर होगा जो उनका ओरिजिनल स्पीकिंग पैटर्न है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ऐसी कुछ मुहिम चलानी चाहिए जिसमें अगर किसी को लगे कि ऐसा कोई वीडियो आए तो वो तुरंत ही रिपोर्ट करे और गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर क्लैरिफिकेशन दे दे, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फंसे ना। मान लीजिए किसी जालसाज ने कोई गवर्नमेंट एजेंसी का अकाउंट हैक कर लिया है, उन्होंने ऐसी एक डीप फेक वीडियो बनाई और उस अकाउंट पे वीडियो अपलोड कर दी। अब तक तो कंज्यूमर ने सिर्फ इतना ही सीखा था, हमने सिर्फ 1 और 1 सीखा था। अभी मैं 1+1 2 की बात बताती हूँ। अकाउंट हैक हो गया, डीप फेक बन गया, उस डीप फेक को मैंने ओरिजिनल अकाउंट पे अपलोड किया। जागरूक कस्टमर ने इतना ही सुना था कि अगर वेरीफाइड अकाउंट से आ रहा है वो इंफॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पर अभी जब हैकर ने या जालसाज ने 1+1 2 किया है, हम कैसे ये बिलीव करें कि वो फेक वीडियो जो वहां पे है उस पे ट्रस्ट करें या ना करें? बिल्कुल, आम आदमी के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जी, एब्सोल्युटली। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आप ही हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स ही हैं। ये तकनीक इतनी ज़्यादा गहरी है कि जहाँ जहाँ तक जागरूकता पहुँच रही है, शायद वहाँ वहाँ लोग समझ जाएं कि ये डीप फेक है, ये डीप फेक ऑडियो है, ये डीप फेक वीडियो है, ये डीप फेक ऑफलाइन ऑडियो या वीडियो है या ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो है। लेकिन जहाँ जहाँ जागरूकता नहीं है, जो हमारे Tier 3 Tier 4 शहर हैं, वहाँ पर हो सकता है कि ये लोग टारगेट करें और कर भी रहे हैं, छोटे शहरों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा जागरूकता हो सकती है वो करें। एजेंसीज अपने स्तर पर इसके लिए पुख्ता तैयारियां रखें। मेरे ख्याल से एक पूरा इकोसिस्टम हमें बनाना होगा। आप भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ये जानकारी आगे बढ़ानी चाहिए। हमारे ये जो कॉन्वर्जेशन है, ये जो खबर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करें ताकि पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं उसको कम किया जा सके और लोगों को बचाया जा सके इस तरह के जालसाजी से। क्योंकि जैसा दीपिका ने भी बताया कि ठीक है, आज तो पैसे की डिमांड करी है, हो सकता है कल के दिन आपको धमकी देकर आपके वो लाइफ पर, फैमिली पर एक थ्रेट बन जाए, या हो सकता है कि हमारे देश के कुछ एजेंसियों के अकाउंट्स हैक करके वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाए। तो खतरा का दायरा कोई नहीं है, कितना भी बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी जागरूकता उस कड़ी को तोड़ सकती है, और वो कड़ी अगर टूट गई तो यही हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। बात बाजार की। बाजार में धमाकेदार तेजी से आज भी नए रिकॉर्ड बने। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा चढ़कर करीब 68,000 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 84 अंक बढ़कर 19,833 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 250 अंकों से ज्यादा चढ़कर 45,669 पर क्लोज हुआ। और बाजार के दिन भर का एक्शन बता रही हैं मेरी सहयोगी नुपुर।
नए शिखर पर आज आपको बाजार नजर आया। ग्लोबल से हमें सपोर्ट था, शुरुआत भी अच्छी हुई थी। हालांकि दिन के दौरान हमने देखा कि बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली भी नजर आई थी, लेकिन आखिरी के 1 घंटे में शार्प रिकवरी के चलते हमने निफ्टी सेंसेक्स रिकॉर्ड पार करते हुए देखा। निफ्टी पे 19,850 का लेवल भी क्रॉस करते हुए नजर आया था और रिकॉर्ड क्लोजिंग आज लगातार हमें बाजार में नजर आ रही है। लगातार 5वें दिन बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। गेनर्स की लिस्ट में आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग काउंटर्स नजर आएंगे। सबसे ऊपर एनटीपीसी 8% बड़ा मूव गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के बाद यहाँ पे आते हुए नजर आया। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, दमदार नतीजों का रिएक्शन यहाँ पर भी दिखा। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आया, लेकिन खबरों के दम पे टीटागढ़ वैगन काफी फोकस में था। 10% ऊपर आपको ये स्टॉक भी दिखेगा। एसजेवीएन 6% की दौड़ लगाता हुआ दिखा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिजल्ट्स का रिएक्शन 5% और पॉलीकैब में दूसरे दिन बड़ा मूव आते हुए दिखा। सिटी की पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई उसके चलते और साथ ही साथ कंपनी के जो दमदार नतीजे आए थे उसके बाद यहाँ पे बड़ा मूव लगातार दूसरे दिन पॉलीकैब में भी आते हुए नजर आया। ब्रॉडर मार्केट के भी पिक्चर बता देती हूँ मैं आपको, वहाँ पर भी सपोर्ट आज गेनर्स की लिस्ट में ही दिख रहा है। टाटा टेली में 10% का बड़ा मूव आते हुए नजर आया। सारेगामा इंडिया 9% ऊपर दिखेगा। पिकाजी फूड्स एक्विजिशन की खबर के चलते यहाँ पर भी बड़ा मूव आते नजर आया। महिंद्रा हॉलीडेज भी 5% की रफ्तार के साथ बंद होता हुआ दिखा था, लेकिन लूजर्स की लिस्ट में थोड़ी मुनाफा वसूली आज एचपीएल पावर, पटेल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के काउंटर में नजर आए। तो ऑल इन ऑल रिकॉर्ड लेवल पे आपको निफ्टी सेंसेक्स आज फिर से छूटे हुए दिखे। आखिरी के 1 घंटे में एक शार्प रिकवरी बाजार में दिखी। इनफैक्ट जो क्लोजिंग निफ्टी की हुई है वो भी आपको ऊपरी स्तर पे ही नजर आई। 19,850 का लेवल जो रिकॉर्ड निफ्टी ने बनाया वो आखिरी के कुछ मिनटों में आता हुआ दिखा। उससे होल्ड करके आज हरे निशान में फिर से बाजार बंद होते हुए नजर आए। नुपुर हमारे साथ बनी हुई हैं और बताएंगी पीवीआर आइनॉक्स के लिए आगे क्यों आ सकते हैं अच्छे दिन। इंग्लिश कंटेंट और हॉलीवुड मूवीज के दमदार कलेक्शन और एडवांस बुकिंग से पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक को मिल सकता है फायदा, क्योंकि टॉम क्रूज की जो मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग आई है उसको दर्शकों से मिल रहा है भरपूर प्यार। रेस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा आते हुए नजर आ रहा है। पिछले 6 दिनों में करीबन 70 करोड़ से ज़्यादा की कमाई यहाँ पे हो चुकी है। सीरीज की ऐसी पहली मूवी है जिसका भारत का नेट कलेक्शन 100 करोड़ होने की उम्मीद है। इनफैक्ट जो मिशन इम्पॉसिबल 1996 में आई थी उसका कलेक्शन 2 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 2000 में जो आई थी वो 7 करोड़ के आसपास रहा था। इनफैक्ट जो 2018 में आई थी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, उसका कलेक्शन 80 करोड़ जाते हुए दिखा था। उसे भी पार कर जो अभी मिशन इम्पॉसिबल आई है उसका कलेक्शन 100 करोड़ के पार जा सकता है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी रिलीज होने वाली ओपनहाइमर और बार्बी जो मूवीज है इनका भी एडवांस बुकिंग का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो वो भी काफी मजबूत दिख रहा है। अब तक ओपनहाइमर में 3 लाख और बार्बी में 54,000 टिकट्स की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 8% लोगों ने दोनों ओपनहाइमर और बार्बी की टिकट्स बुक भी की है। ओपनहाइमर की जो एडवांस बुकिंग को अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मुंबई में तो सुबह 3:30 बजे से जो शोज है वो शुरू होते हुए दिखेंगे। जो प्राइजेस है वो 2400 के पार जाते हुए नजर आ रही है। जो बड़े पीवीआर आइनॉक्स आईमैक्स वाले थिएटर्स है वहाँ पे जो रिक्लाइनर्स वाले हैं वो भी आपको फुली सोल्ड आउट फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो काफी दमदार रिस्पॉन्स हॉलीवुड और इंग्लिश कंटेंट को मिल रहा है पीवीआर आइनॉक्स में। तो आने वाले समय में हो सकता है स्टॉक को भी फायदा मिले। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च फर्म गार्टनर ने साल 2023 के लिए आईटी स्पेंडिंग पर अनुमान बढ़ा दिया है। क्या गार्टनर के अनुमान में क्या है और अपडेट क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। तो आईटी शेयर आज फोकस में रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म है ग्लोबली नोन गार्टनर, उनकी तरफ से आईटी स्पेंडिंग पर एक रिपोर्ट आती हुई दिखी थी। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उन्होंने वेबिनार किया था उसमें इन्होंने ये चीज़ कही कि यहाँ पर जो आईटी स्पेंडिंग का फोरकास्ट है 2023 के लिए 5.5% उन्होंने जो अप्रैल में दिया था उसको अब बढ़ाकर इन्होंने 6.4% कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब आईटी स्पेंड बढ़ता हुआ नजर आएगा तो जितनी भी कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा। करीबन 4.7 लाख करोड़ डॉलर्स पर यहाँ पर ये आईटी स्पेंड होते हुए दिख सकते हैं 2023 में, जिसके अंतर्गत एंटरप्राइज आईटी खर्च में
करीबन 6.7% की ग्रोथ की उम्मीद है और सेक्टर्स या स्पेसेस या वर्टिकल्स वाइज अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर हॉस्पिटल्स, यूटिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस और साथ ही जो सरकार है उनकी तरफ से जो खर्च होते हुए दिखते हैं उस पर अब बड़ा फोकस बनने वाला है। वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यहाँ पर भी 2022 में जो ओवरऑल कुल खर्च है इस पर वो $100 बिलियन के पार होता हुआ दिखा है, ऐसा गार्टनर ने कहा है। अब आईटी सर्विसेज में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ का यह अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है आईटी कंपनियों के लिए, आगे अगर डील विंस अच्छी होती हुई दिखती हैं और क्लाइंट्स अपना जो बजट थोड़ा सा कर्टेल कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, जो बातें चल रही थी आईटी कंपनियों की कमेंट्री में, वो हो सकता है कि आगे आने वाले तिमाहियों के नतीजों में आपको बदलती हुई दिखे, क्योंकि गार्टनर का अनुमान तो यही कह रहा है कि यहाँ पर आईटी पर खर्च क्लाइंट्स की तरफ से और ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में, और 2023 इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने रिन्यूएबल एनर्जी में निजी भागीदारी पर जोर दिया है। G20 की बैठक में आए अजय बंगा ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में $1 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत है और इसे सिर्फ सरकारी निवेश से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध और क्लाइमेट चेंज के चलते ये साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, मगर भारत ने इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया। और साथ ही साथ अजय बंगा ने यह भी कहा कि जिस तेजी से कोविड से निपटने में, उससे निकलती हुई चुनौतियों से उभरने में जो तत्परता भारत ने दिखाई है वाकई काबिल तारीफ है। India is doing a lot of things which has allowed it to stay ahead. You've just had a great growth year. Money that is to go into the system for renewable energy across the world alone is in $1 trillion a year. If you look at anybody's estimates, right? So the fact is that kind of money you cannot get from governments or multilateral banks alone, or even philanthropies. You have to get the private sector involved. मार्केट रेगुलेटर सेबी कंपनियों के लिए ट्रेडिंग विंडो कंप्लायंस की राह आसान करने की तैयारी में है। कंपनियों के अधिकारियों से गलती से भी अनचाही ट्रेडिंग नहीं होगी। नतीजों से पहले अनचाही ट्रेडिंग नहीं होगी क्योंकि खाते खुद फ्रीज हो जाएंगे। अब तक सेंसेक्स और निफ्टी 50 कंपनियों पर ही यह सिस्टम लागू था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी कंपनियों पर लागू करने की तैयारी हो रही है। 1 अक्टूबर से बीएसई की टॉप 1000 कंपनियों के लिए लागू होगा ये, जबकि अगली 1000 कंपनियों पर इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एनसीडी का ऐलान किया है। कंपनी का एनसीडी 21 जुलाई को खुलेगा और इसमें 28 जुलाई तक निवेश किया जा सकेगा। एनसीडी का बेस साइज 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए कंपनी 4500 करोड़ रुपए जुटाएगी, यानी इश्यू का कुल साइज 5000 करोड़ रुपए का है। कंपनी के प्लान पर जी बिजनेस ने बात की कंपनी के सीएमडी परमिंदर चोपड़ा से। देखिए, ये इशू हमने एक इनिशिएटिव लेके कि हमने ये सोचा कि जनरल पब्लिक को भी इंडिया की पावर स्टोरी, पावर सेक्टर और ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनाया जाए। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव 2021 में स्टार्ट करा। हम फर्स्ट अपना इशू लेके आए थे 2021 में। ये हमारा सेकेंड इशू है। इसमें हमारा 500 करोड़ का बेस इशू साइज है और 4500 करोड़ तक हम एडिशनल अमाउंट रख सकते हैं। सियासत की दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा विपक्षी दलों के नए गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया की है। इस गठबंधन के ऐलान के बाद लगभग तय हो गया है कि 2024 की लड़ाई किन के बीच लड़ी जाएगी, लेकिन जिस वक्त नए गठबंधन के नाम का ऐलान हो रहा था उस वक्त विपक्षी एकता के लिए शुरुआती दम लगाने वाले नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो गए। नीतीश के नाराज होने की खबरें आने लगी। बीजेपी तो नीतीश कुमार को फूफा तक बताने लगी, लेकिन अब खुद सामने आकर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी की खबरों का सच बता दिया है। पटना की विपक्षी पार्टियों की बैठक में जो मेन थे बेंगलुरु आते आते क्या उन्हें कोने में शिफ्ट कर दिया गया? जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर विरोधी पार्टियों के छत्रपों को एक मंच पर आने के लिए मनाया था, कुनबा बढ़ते ही क्या कांग्रेस ने लाइमलाइट चुरा ली और उनकी तवज्जो कम हो गई? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस वक्त चर्चाएं तो ऐसी ही चल रही हैं। बीजेपी ने तो चुटकी लेनी भी शुरू कर दी है। सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए। दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले नाराज हो रहे हैं।
एनडीए वाले नए विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों में से जिनको फूफा बता रहे हैं, उनके रूठने की बात क्यों की जा रही है, ये भी समझ लेते हैं। बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को मीटिंग में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, उनको संयोजक बनाने का ऐलान भी नहीं किया गया, क्या इसीलिए नीतीश नाराज हो गए? बताया ये भी जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से भी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि इंडिया नाम में एनडीए के तीनों अक्षर आते हैं। फिलहाल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल, ममता, केजरीवाल बोले, उससे किनारा करके नीतीश कुमार पहले ही लौट गए तो बीजेपी को मौका मिल गया। इधर शुरुआती खामोशी के बाद जेडीयू की ओर से पूरे मामले पर सफाई देने की शुरुआत भी हो गई। सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सामने आए। बताया नीतीश नाराज नहीं बल्कि विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। सफाई जेडीयू के बड़े नेता ने दी, लेकिन नीतीश के रूठने की खबर उठी तो फैलती ही गई और शाम तक खुद नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। नाराजगी के सवाल पर नीतीश कुमार तो चौंक ही गए। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना? वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। नीतीश से पूछा गया कि आपको इंडिया नाम पसंद नहीं, तो नीतीश कुमार ने खुलकर सफाई दी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों का यह प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को सजा। फिलहाल पटना की मीटिंग में केजरीवाल भी रूठे थे, उनकी बात मान ली गई तो वो बेंगलुरु में साथ आ गए। इधर नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं रूठे नहीं हैं, लेकिन उनकी पुरानी साझेदार बीजेपी लोगों को बता रही है कि नीतीश कुमार वाकई नाराज हैं। फिलहाल रूठने की सच्चाई जो भी हो, लेकिन रूठने मनाने का दौर चुनाव से पहले कई राउंड चल सकता है। 26 पार्टियों वाले गठबंधन में इसकी आशंका तो बनी है, लेकिन ये भी तय है गठबंधन करने वालों ने रूठों को मनाने का इंतजाम भी कर रखा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर उत्तराखंड के चमोली से आई, जहां पर अलकनंदा नदी के तट पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 7 लोग घायल भी हैं, 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यह हादसा इतना भयावह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जाहिर किया। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी भी ली और करंट के फैलने की वजहों को जाना। और इस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे। पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश हुई है। 8 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पिछले 72 घंटों में ढेर कर दिया। पुंछ और कुपवाड़ा में ऑपरेशन त्रिनेत्र और खाकी के जरिए सुरक्षा बलों ने सीमा पार की साजिश को नाकाम कर दिया। सिर्फ 72 घंटे में पाकिस्तान के 8 आतंकियों का गेम ओवर हो गया। 19 जुलाई कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 2 टेररिस्ट ढेर। 18 जुलाई पुंछ के सिंधरा टॉप इलाके में 4 आतंकी ढेर। 17 जुलाई पुंछ के चक्कादाबाग में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर। ये वो आतंकी हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में खून खराबा करना चाहते थे और उससे पहले ही सेना ने ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। ये लाइव विजुअल्स लगातार जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। साफ तौर पर जो साफ तौर पर ये जो विजुअल्स हैं, साफ तौर पर एनकाउंटर लगातार जारी है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स लगातार जी मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 से लेकर 4 आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें मार गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। घाटी का आम कश्मीरी सेना के लिए आंख कान का काम करता है, यानी आतंकियों की आते ही उनकी खबर आर्मी तक पहुंच जाती है। सीमा पार से आने वाले टेररिस्ट को कश्मीर में मदद नहीं मिल रही, पर पाकिस्तान से फुल सपोर्ट मिल रहा है।
नई टेक्नोलॉजी की मदद से सेना इन आतंकियों पर पहले ही निशाना साध लेती है, इसलिए बॉर्डर पार करते ही इनको उड़ा दिया जाता है। हथियारों को देखकर लगता है मानो किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग की गई थी। मारे गए 8 आतंकियों के पास AK सीरीज की 12 राइफलें, 6 हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और राइफल की मैगजीन सहित कई दूसरे हथियार बरामद हुए। मॉनसून की वजह से LOC के आसपास बारिश हो रही है, मौसम खराब रहता है और साउथ कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी इसका फायदा उठाने की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने इस इलाके में मार गिराया है। पर इस इलाके के बारे में थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही इलाका है जो कि घने जंगल का इलाका है और लगातार इन इलाकों में खराब मौसम और धुंध का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। घने जंगल और मुश्किल इलाकों में ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी आतंकियों का फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया जाएगा। पुंछ से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी बहुत संदिग्ध होती जा रही है। सीमा हैदर से ATS ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी ATS की जांच फूफी शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। ISI की भाषा में फूफी उसे कहते हैं जो भारत से जानकारियां चुराकर पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान की सीमा हैदर की कहानी में संदिग्ध गतिविधियों और सवालों की कोई सीमा ही नहीं है। सीमा पर आज ऐसे कई खुलासे होंगे जो इस ओर इशारा करेंगे कि सीमा की सच्चाई पर सिर्फ प्यार का पर्दा है। अगर वो हटा तो बहुत बड़ी साजिश सामने आ सकती है। सीमा ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसकी भी जांच होगी। इस समय सीमा ATS की हिरासत में है और उसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रखा गया है। इसके पहले 17 जुलाई को 6 घंटे और 18 जुलाई को 8 घंटे सीमा से ATS ने पूछताछ करके सच्चाई जानने की कोशिश की है। ATS से सवाल जवाब के दौरान सीमा ने माना कि वो दिल्ली में कई लोगों को जानती है और वो सारे या तो सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़े या फिर ऑनलाइन गेम PUBG से। इसी PUBG के जरिए ही सीमा हैदर सचिन के संपर्क में आई थी। ATS ने सीमा हैदर से पूछा, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? इस सवाल के जवाब में सीमा हैदर ने कहा, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले PUBG गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बातचीत किया करती थी। ना ही मैं उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताती थी और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के ही रहने वाले थे। दिल्ली के लोगों से सीमा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। हो सकता है उसकी मंशा हो वो किसी भी तरह दिल्ली आ जाए और सचिन के जरिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। क्या लग रहा है? पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते। यूपी ATS ने सीमा से यह भी पूछा, क्या कभी फूफी और फल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया? इस सवाल के जवाब में सीमा ने कहा, नहीं, कभी नहीं किया। दरअसल ISI में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो किसी देश से जुड़ी जानकारियां ISI तक भेजता है, जबकि फल वर्ड रुपए या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीमा के भाई और चाचा दोनों पाकिस्तानी सेना में हैं। सीमा के भाई का नाम आसिफ है और उसका चाचा गुलाम अकबर भी पाकिस्तानी सेना में सर्विस करता है। ये सीमा के भाई आसिफ की तस्वीर है जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में नजर आ रहा है। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। सीमा हैदर के पास से नोएडा पुलिस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किए जो कि चालू हालत में थे, जबकि उसके पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला है। उसी टूटे हुए मोबाइल में सीमा के ISI जासूस होने के पुख्ता प्रमाण होने की आशंका है। पाकिस्तानी मोबाइल फोन तोड़ने से पहले सीमा ने उसका डेटा डिलीट किया था, यहाँ तक कि उसमें लगे सिम कार्ड को भी तोड़ दिया था। ATS अफसर ने पूछा, नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उसने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसीलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। ATS ने फिर सवाल दागा, सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कैसे आए? इस पर सीमा ने कहा, मुझे याद नहीं है।
पुलिस को सीमा के पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं और 2 पासपोर्ट भी मिले हैं। जाहिर है ना तो उसके आधार कार्ड असली हैं और ना ही उसका एक पासपोर्ट। ऐसे में सवाल है उसे पासपोर्ट से आधार कार्ड तक मुहैया कराने के पीछे कहीं ISI तो नहीं। सीमा हैदर भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए पहले के साथ साथ चुनौती बन गई है। इस केस में जितने सवाल हैं उतने ही राज जो धीरे धीरे खुलेंगे। विशाल रघुवंशी और राहुल मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। आमतौर पर माना जाता है कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, मगर यह सच नहीं है। लंग कैंसर के बढ़ते मामलों ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है और इसने सरकार और कैंसर स्पेशलिस्ट्स की नींदें उड़ा दी हैं। देश में कैंसर से मरने वालों में 10% अकेले लंग कैंसर के मरीज हैं। कैंसर अपने आप में खतरनाक बीमारी है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। आमतौर पर धारणा है कि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम सबसे अधिक होता है, लेकिन लंग कैंसर के तेजी से बढ़ते मामलों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। देश में कुल कैंसर के मामलों में लंग कैंसर के मामले करीब 7% हैं, तो कैंसर से होने वाली कुल मौत में फेफड़े के कैंसर से मरने वालों का आंकड़ा 9.5% के आसपास है। यानी फेफड़े के कैंसर से मरीज के मरने की आशंका कैंसर के दूसरे मामलों से कहीं अधिक होती है। हाल ही में ICMR ने लंग कैंसर को लेकर चिंताजनक आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले दशक की तुलना में 2025 तक भारत में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में 7 गुना से अधिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। देश में स्क्रीनिंग टूल की कमी इस बीमारी को और बढ़ाने का काम कर रही है। जानकारों की माने तो फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग अगर सही समय पर हो तो इससे मरने वाले मरीजों की संख्या में 13% तक की कमी लाई जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि लंग कैंसर के उन मरीजों की संख्या में तेजी आई है जो नॉन स्मोकर्स हैं और इनमें भी 70% रोगी 50 साल से कम उम्र के आ रहे हैं। जानकारों ने इसकी वजह दम घोटू प्रदूषण को बताया है। यानी अब लंग कैंसर का खतरा तंबाकू और सिगरेट वालों तक ही सीमित नहीं रह गया है। गलत तरीके से डायग्नोसिस करने के चलते भी लंग कैंसर का खतरा बढ़ा है। लंग कैंसर के 30% मरीज ऐसे होते हैं जो शुरुआत में इसे टीबी समझकर इलाज करवाते हैं। ऐसा होने से इसके इलाज में काफी देरी हो चुकी होती है और मरीज की मौत हो जाती है। इसके लक्षणों की बात करें तो लंबे समय तक लगातार खांसी आना, खांसी के साथ खून आना, जल्दी सांस फूलना या घबराहट होना, भूख न लगना, बार बार संक्रमण का होना, हड्डियों में दर्द और चेहरे, हाथ, गर्दन में सूजन का होना इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। ऐसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लंग कैंसर को हराना है तो देश में की होल सर्जरी यानी कि वैट और रोबोटिक सर्जरी जैसी नवीनतम तकनीक से लैस खास थोरेसिक सर्जिकल केंद्रों की उपलब्धता होनी बहुत जरूरी है। फिलहाल तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर वाले लोगों का उपचार सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से किया जा सकता है। वहीं स्मॉल सेल कैंसर वाले मरीजों का आमतौर पर रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ इलाज किया जाता है। ऐसे में इसके प्रति जागरूकता और समय पर इलाज लंग कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MS धोनी बाइक के कितने शौकीन हैं इसकी खबर तो पूरी दुनिया को है, लेकिन उनके पास कितनी बाइक्स हैं और कितनी कारें हैं, इन सवालों से पर्दा उठ गया है, क्योंकि पहली बार दुनिया के सामने आ चुका है MS धोनी का गराज। मैदान पर जिस अंदाज में वो फैसले लेते थे, जिसकी झलक अभी भी IPL में चेन्नई की कप्तानी में देखने को मिलती है, लेकिन माही यानी कैप्टन कूल के दिल में क्रिकेट के अलावा एक और प्यार है जिसके बिना वो खुद को कुछ अधूरा सा महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं धोनी के बाइक और कार को लेकर उनकी दीवानगी। फैंस ने अब तक धोनी की बाइक कलेक्शन की बस झलक ही देखी होगी या फिर सड़कों पर बाइक राइड करते देखा है, लेकिन अब धोनी बाइक कलेक्शन से पर्दा उठ गया है, क्योंकि पहली बार दुनिया के सामने आ चुका है धोनी का गैराज। दरअसल पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद रांची में थे, जहां वो महेंद्र सिंह धोनी के घर गए। इस दौरान माही ने उन्हें अपना बाइक कार कलेक्शन दिखाया। फार्म हाउस में बने इस विशालकाय गैराज और वहां सजी बाइक और गाड़ियों को देखकर वेंकटेश प्रसाद की आंखें खुली की खुली रह गईं। वेंकटेश प्रसाद से जब पूछा जाता है कि धोनी की बाइक कलेक्शन को लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बाइक शोरूम हो।
लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए बहुत सारा जुनून और पागलपन होना चाहिए। Someone needs to have there's no hell of a lot of passion to do something else or to have something else, I'm telling you. Otherwise, or someone has to be mad. Mad, I would say. Yeah. You have to be crazy about this. Yeah. इस वीडियो में साक्षी धोनी से पूछती हैं कि इतनी बाइक्स रखने की क्या वजह है, तो धोनी जवाब देते हैं कि मैं चाहता था कि कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ मेरी और ये कलेक्शन सिर्फ मेरा है। तुम तो चाहती थी कि ये जगह बैडमिंटन कोर्ट हो, लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। तभी वेंकटेश प्रसाद कहते हैं कि इस तरह के कलेक्शन के लिए इंसान के अंदर पागलपन होना जरूरी है। Why? Because you took everything, so I needed to have something of my own. So this is the only thing you allowed. That also you wanted after the badminton court. I said no, it will be before the badminton court. Which one? There's a badminton court on that. Oh. आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि धोनी का ये शौक किस कदर जुनून में बदल चुका है। धोनी के गैराज में नई पुरानी हर बाइक का कलेक्शन देखने को मिला। हर ब्रांड, हर खासियत वाली बाइक उनके जखीरे में दिखी। धोनी के पास बाइक के एक से एक बढ़कर कलेक्शन के अलावा विंटेज कारों की भी अच्छी खासी लिस्ट दिखी। इनमें से कुछ धोनी की इंपोर्टेड कारें हैं, तो कुछ उन्होंने भारतीय सेना से खरीदी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी अपने गैराज में मौजूद सभी बाइक्स की देखभाल और उसकी सर्विसिंग ज्यादातर खुद ही करते हैं, और कई बार तो उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के जो विदेश मंत्री हैं किन गैंग की कोई खबर नहीं मिल रही है। वो पिछले 3 हफ्ते से लापता हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी उनकी वापसी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। आखिरी बार उन्हें 25 जून को देखा गया था और तब से वो किसी अहम बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में आशंका ये जाहिर की जा रही है कि किन गैंग के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, या फिर वो अपनी मर्जी से गायब हो गए। ये चीन के विदेश मंत्री किन गैंग है और ये इसी साल मार्च में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, लेकिन फिलहाल वो कहां हैं, किसी को कोई खबर नहीं। दरअसल किन गैंग पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। सार्वजनिक तौर पर इन्हें आखिरी बार 25 जून को देखा गया था। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के आखिर में पद संभालने के बाद से किन ने लगभग हर दूसरे दिन दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठकें या कॉल पर बात की है। ऐसे में अचानक से उनका गायब होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, तो कुछ चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। चीन में किसी बड़े आदमी के गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और व्यवसायियों के गायब होने से जुड़ी खबरें समय समय पर आती रहती हैं। बाद में ये बात सामने आती है कि वो किसी जांच या विवाद में फंसे हैं। हालांकि इस मामले में अनहोनी की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की 20 कांग्रेस यानी CCP मीटिंग से देश के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को बाहर निकाल दिया गया, वो भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने। तो सवाल ये है कि कहीं जिनपिंग के इशारे पर तो किन गैंग को गायब नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मार्केट इनकम की टैक्स हेल्पलाइन कल 12 बजे आप देखिए। TP ओस्तवाल एसोसिएट्स LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फाउंडर TP ओस्तवाल, मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अमित पटेल, बीडी जोखाकर एंड कंपनी की दिव्या जोखाकर के साथ। और टैक्स की पाठशाला अब से कुछ देर बाद 8:56 पर देखना न भूलें। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।